मैं डॉक्टर JP मौर्य, सहआचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल में जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत अमेरिकी जनसांख्यिकी विश्वविद वारेन थॉम्सन 1887 से 1973 द्वारा 1929 में विकसित जननांकीय इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अनेक तरह से व्याख्या की जाती है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर अथवा अपेक्षाकृत कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर के जरिए स्थिर जनसंख्या संक्रमण को विश्लेषित एवं परिभाषित किया जाता है। सामान्य रूप से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के तहत जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती है, जो इस प्रकार है। प्रथम अवस्था, जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था आमतौर पर अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहां जन्म दर अधिक है लेकिन निरोध्य कारणों जैसे अकाल महामारी से अधिक संख्या में लोग मरते हैं, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर होती है। द्वितीय अवस्था, जननांकीय संक्रमण की इस अवस्था में मृत्यु दर तेजी से गिरती है, क्योंकि बेहतर भोजन आपूर्ति तथा उन्नत जन स्वास्थ्य द्वारा निरोध्य कारणों से होने वाली मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन उच्च प्रजननता, अपर्याप्त सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण जन्म दर अधिक रहती है। इससे अक्सर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर के कारण इस अवस्था को जनसंख्या की विस्फोट अवस्था भी कहते हैं। अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में है, जहां चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आ जाती है, परंतु सामाजिक आर्थिक कारणों से मृत्यु दर उच्च बनी होती है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में मृत्यु दर तो गिरती है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती है, क्योंकि पिछली पीढ़ी में उच्च प्रजननता होने के कारण प्रजनन आयु समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। भारत इस समय तृतीय अवस्था में है, क्योंकि देश में कई राज्य एवं संघ शासित प्रदेश चतुर्थ अवस्था में
पहुंच गए हैं। अब चतुर्थ अवस्था, देश निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर लेकिन उच्चतर सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर के साथ एक बार फिर स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेते हैं। जनसंख्या स्थिर होती है लेकिन पहले स्तर से अधिक होती है। उच्च मृत्यु दर तथा उच्च प्रजननता सहित स्थिर जनसंख्या से लेकर निम्न मृत्यु दर तथा निम्न प्रजननता सहित स्थिर जनसंख्या के इस संधि काल को जन अध्ययनीय संधि काल कहलाता है। एक अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु एवं और एक क्षेत्र के अंदर बाहर हुए प्रवासन से भी संभव होती है। जन्म एवं मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होते हैं। एक देश या स्थान में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर को जन्म दर और मृत्यु दर से आवास में घटाकर निकाला जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। एक विद्यार्थियों, एक जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल इसमें दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखें। पांचवी अवस्था, इस अवस्था में मृत्यु दर न्यूनतम होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम रहती है। यह अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज का सूचक है। 1970 के बाद विकसित देशों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। यह एक प्रकार से जातीय संहार या जनांगीय अपर्दन की अवस्था कही जा सकती है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देश भी विकसित देशों के नगर एवं महानगर इसी अवस्था में। इस अवस्था को कालिक क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है। यूरोपीय देशों में के संदर्भ में ये अवस्था है। प्रथम अवस्था जिसमें औद्योगिक क्रांति से पूर्व की है। द्वितीय अवस्था औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक, और तृतीय अवस्था प्रथम विश्व युद्ध से 1950 तक। चतुर्थ है 1950 के बाद से 1970 तक, और पांचवी है 1970 के बाद। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इसको बहुत अच्छी तरह ये पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, इसकी 5 अवस्थाएं होती है। इसको आपको मॉडल सहित समझाया गया है। इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन करें। धन्यवाद।